हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये वास्तविक संख्याएं हैं। इस वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ संख्याएं क्या चीज़ होती हैं। संख्याएं होती हैं अंकों का कॉम्बिनेशन, अंकों का एक व्यवस्थित क्रम। यानी कि 11 लिखना है तो 11 में एक अंक के बाद में दूसरा एक अंक लिखा जाता है। 13 लिखना है तो एक अंक पहले लिखा जाएगा, 3 अंक बाद में लिखा जाएगा। ये एक व्यवस्था है। इसमें अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक और इन अंकों को ही हम व्यवस्थित करके संख्याएं बनाते हैं। सबसे पहली जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर यानी n से निरूपित करते हैं। इसमें संख्याएं आती हैं गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं। आपसे मैं बोलूं कि आप गिनती स्टार्ट करो कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं तो आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो भाई 1 2 3 4 5 6। आपने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसके आगे कॉमा लगा लगाकर हम अगली प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे आखिरी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलो कि 1 लाख सबसे आखिरी संख्या है तो 1 लाख में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को W से निरूपित करते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 और इंक्लूड कर देते हैं बस, बाकी ये ऊपर वाली प्राकृतिक संख्याएं हैं, बस इसमें 0 और सम्मिलित हो जाता है, तो ये प्राकृतिक संख्याएं बनती हैं। इसके बाद में बनते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है? सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 ऐसे करके, और इसमें फिर आता है 0 और आती हैं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान -1 -2 -3 ऐसे। तो ये जो समूह बनता है ये पूर्णांक होता है। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। अगर हम लोग इनकी बात करें प्राकृतिक संख्याओं की तो ये होते हैं धन पूर्णांक और इसे निरूपित करते हैं i+ से। और जितने भी नेगेटिव मान होते हैं, ऋणात्मक मान होते हैं, इसे i- यानी कि इन्हें ऋण पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर एक 0 बेचारा ऐसा बच गया जिसका कोई नहीं मिला, ना तो ये धन पूर्णांक होता और ना ही ये ऋण पूर्णांक होता। इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम लोग Q से निरूपित करते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं वे सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/4, 3/9, 5/7, 1/1, 3/1, ये सब परिमेय संख्याएं। या परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को भी कहते हैं जिनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। जैसे पूर्ण वर्ग है, 16 का वर्गमूल 4, ठीक है ना, तो वो परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे अगर आपसे मैं बोलूँ कि 2 का वर्गमूल निकालो तो √2 करोगे तो √2 का मान 1.414 इस तरीके से आगे तक चलता चला जाता है, ये एंडलेस रहता है। तो यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये कौन सी संख्या कहलाती है? ये होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के कॉम्बिनेशन से ही बनती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। यानी कि अगर हम ऊपर से लेके चलें तो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, और अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते या जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो सकता है। परिमेय संख्याएं का एक भाग होता है पूर्णांक। पूर्णांक में आती हैं पूर्ण संख्याएं प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान आते हैं। और इंटीजर्स में आते हैं, पूर्णांक में आते हैं पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं का एक भाग होता है प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं वो कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तव में क्या है कि वास्तविक संख्याएं इस मैथमेटिक्स का एक बेस है। हमारे यहाँ 2 तरह की संख्याएं होती हैं, अब आगे एक बात और बताता हूँ। एक होती हैं वास्तविक संख्याएं, एक होती हैं अवास्तविक संख्याएं।
अवास्तविक संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्याएं या फिर सम्मिश्र संख्याएं भी कहते हैं। जैसे अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। आपसे मैं बोलूँ √4 का मान निकालो, आप निकाल दोगे 2। √2 का मान निकालने के लिए बोलो तो 1.414 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपको √-4 कह दूँ तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं हो सकता है। ये ऊपर की जो संख्याएं हैं दोनों, ये तो वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन जो नीचे वाले प्रकार की संख्या है, या अगर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ माइनस के साथ, मीन्स अंडर के अंदर अगर माइनस आ जाए तो ये सारी संख्याएं बनती हैं सम्मिश्र संख्याएं, यानी कि काल्पनिक संख्या। इससे ऊपर का जो मैथमेटिक्स होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, इससे नीचे का जो मैथमेटिक्स होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमारा जो पूरा मैथमेटिक्स है वो वास्तविक संख्याओं पर ही निर्भर है, तो इसलिए मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा था। अब क्या है, यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ आती है, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दरअसल क्या है कि आप लोगों ने मैसेल ऐसे ज्ञात कर रखा होगा। ये मैसेल ऐसे ज्ञात करने का ही एक तरीका है। इस मैसेल ऐसे को ज्ञात करने का, मैसेल ऐसे मतलब महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तीय जो है, इनको ज्ञात करने का एक ये तरीका ही है, बल्कि ये निर्भर है एक संबंध के ऊपर जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। वो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि भाज्य बराबर क्या था, भाजक गुणा भागफल, और प्लस क्या था इसमें, शेषफल। ठीक है ना, ये इस रिलेशन पर वो है आधारित है। इसमें क्या है कि अगर हम एक संख्या a को b संख्या से भाग करते हैं तो एक कोशेंट q आएगा और एक संख्या r इस प्रकार होगी जो इस संबंध को संतुष्ट करेगी। दोबारा समझ लीजिए कि a संख्या को b संख्या से भाग करने पर दो संख्याओं q व r का अस्तित्व इस प्रकार अवश्य होगा जो इस वाले संबंध को संतुष्ट करेगी, और ये संबंध ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, अब यहाँ पर q का मान जो है <b होगा और r का मान 0 से लेकर b के नीचे b-1 तक कहीं भी हो सकता है। ठीक है, या दोबारा से आप समझ लो आगे, तो थोड़ा सा मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ। कि धनात्मक पूर्णांक a और b के प्रत्येक युग्म के लिए q व r ऐसे ज्ञात हो सकते हैं जो इस संबंध को संतुष्ट करेंगे, और यहाँ पर r का मान 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब इस प्रमेय को अगर प्रमेय के रूप में देखना चाहते हो तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय का मतलब होता है कि ये केवल q और r केवल एक एक ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि राम करेगा तो q r के मान 1 और 4 निकाल दिए, श्याम ने करे तो वो 1 और 3 निकाल दिए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो भी मान होंगे वो सबके सेम आएंगे अगर आपने क्वेश्चन सही कराया तो। ठीक है ना, तो q और r इस प्रकार होंगे कि a = bq + r के बराबर हो। ठीक है, ये यूक्लिड ने अपनी एक मैथमेटिक्स की किताब लिखी थी एलिमेंट्स, उसके अंदर इसमें इसका जिक्र कर रखा है, और इसे ये एक प्रमेय पर आधारित है। इसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से यहाँ को इसको समझेंगे। ठीक है, बाकी वैसे ही ये आप लोगों ने पहले कर रखा है। आप लोगों को अगर याद हो कि आप मैसे ज्ञात करते हुए भाग विधि का उपयोग करते थे, तो उसमें क्या करते थे आप। इसमें उदाहरण नंबर 1 को देखो ध्यान से। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आप इसका मैसे ज्ञात करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ। आप लोग करते थे 12576 को भाग करते थे 4052 से, और ये जाएगा मेरे हिसाब से 3 बार, और 3 बार जाने पर इसमें कितना मान आएगा, 3 की गुणा 4052 से करेंगे तो
यहाँ आएगा 12,156 और इसके जो घटाएंगे इनको तो यहाँ हमको मिल जाएगा 420। अब 420 से भाग करते थे 4052 को, 4052 को 20 से भाग करेंगे तो ये बार जाएगा 9 बार और ये आएगा इसका 3780 और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आएगा 272। अब 272 से भाग करेंगे 420 को, 420 को भाग करेंगे एक बार जाएगा 272 और बचेगा कितना 148। 148 को भाग करेंगे 272 को एक बार जाएगा, ये आएगा 148, यहाँ बचेगा 124। 124 से भाग करेंगे 148 को और 148 को 24 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 148 को भाग करेंगे 124 से एक बार जाएगा, एक बार जाने पर बचेगा 24। 24 से 124 को भाग करेंगे ये जाएगा 5 बार, 24 पंजे 120, 4 बचेगा, 4 से 24 को भाग करेंगे और 6 चौक 24। जब ये 0 आ जाता था तो ये संख्या जो थी वो उसका मैसे कहलाता था। तो ये जो स्टेप हम भाग करके दिखाया है ये आपको केवल यूक्लिड प्रमेय की सहायता से a = b + r की फॉर्म में लिखना है और लास्ट में जहाँ पर ये शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा वहाँ ये क्रिया समाप्त हो जाएगी और जो भाजक 4 है वो दी हुई दोनों संख्याओं का मैसे हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से मैसे आपको इसके अंदर ज्ञात करने हैं। और अब आपको इसमें उदाहरण नंबर 2 से देखो क्या लिख रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इन्होंने आपसे क्या बोला है कि भाई कोई भी संख्या अगर सम है तो आप उसे 2q लिख सकते हो और अगर कोई संख्या विषम है तो आप उसे 2q + 1 लिख सकते हो। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई एक a धनात्मक पूर्णांक है और b का मान 2 ले लिया है तो यूक्लिड की प्रमेयिका के हिसाब से a = आ जाएगा 2q + r। अब सम होगी तो r का मान हो जाएगा 0 और जब विषम होगी तो r का मान हो जाएगा 1। तो यानी कि इससे पता चल जाएगा कि a = 2q विषम संख्या है और a = 2q + 1। मतलब क्या है कि भाई देखो जब आप 2 से किसी संख्या को भाग करोगे तो शेषफल 2 बच सकते हैं, एक तो 0 बच सकता है और एक 1 बच सकता है। जब 0 बचेगा तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या पता है सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसका शेषफल 0 हो जाए। और जब कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो वह शेषफल क्या देगी, 1 देगी ना। तो इस संबंध के हिसाब से a = 2q आ गया तो वो संख्या सम संख्या होगी और a = 2q + 1 आ गया तो वो संख्या एक विषम संख्या होगी। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि सम संख्याओं को तो 2q के रूप में लिखा जा सकता है और विषम संख्याओं को 2q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है तीसरा है। ये जो ऐसे क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड के अंदर कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए तो उसके हिसाब से देखते हैं। ये कह रहे हैं कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में होता है। यानी कि आप किसी भी विषम धन पूर्णांक को लिखना चाहते हो तो वो जो रूप होगा उसका 4q + 1 और 4q + 3 होगा। भैया जी आप केवल एक सीधी सी बात सोचो, a = 4q + r यानी कि जब किसी भी संख्या को आप 4 से भाग करोगे तो उसमें क्या क्या शेषफल आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। जब 4 नहीं आएगा, 0 और 2 शेष आएगा तो
0 और 2 जब शेष आएगा तो वो संख्या हो जाएगी सम, और शेष जब 1 और 3 आएगा तो वो संख्या हो जाएगी विषम। यानी कि एक विषम संख्या को 4³ + 1 मिलेगी और दूसरी विषम संख्या आपको मिलेगी 4³ + 3। और बस वो आपसे यही तो पूछ रहा है कि जब कोई विषम संख्या होगी तो 4³ + 1 और 4³ + 3 के रूप में आप उसको लिख सकते हैं। इन्होंने इसमें यही चीज़ समझा रखी है, देखो ध्यान से, कि एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं ए और b = 4 के लिए। इसमें शेषफल 0 1 2 3 आएंगे। 0 1 2 3 आने पर संख्याएं बनेंगी 4³ 4³ + 1 4³ + 2 और 4³ + 3। यहाँ पर a एक विषम पूर्णांक है तो 4³ और 4³ + 2 रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होने की हैं, ठीक है ना। तो यानी कि रूप क्या बचेंगे, 4³ + 1 और 4³ + 3, ठीक है ना। इसके बाद में 4th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास में 420 काजू की बर्फ़ी हैं, 130 बादाम की बर्फ़ी हैं। वो ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि उसमें समान संख्या रहे, यानी कि वो जो है उनका मैसे ज्ञात करना चाहता है। तो आप इसका मैसे सिंपल डिवीज़न वाले तरीके से आराम से कर सकते हो कि 420 को भाग करो 130 से, तो 13 × 39 390, 30 बच गया। 30 से भाग करो 130 को, 4 बार जाएगा तो 120, यहाँ बचेगा 10। 30 को भाग करोगे 3 बार तो 10 एकम 10 × 30। तो इसका जो मैसे आ गया है वो कितना आ गया है, 10। यानी कि उस अपनी गड्डियाँ जो हैं 10-10 की ढेरी बना लेनी चाहिए। तो इसको लिखना इस तरीके से, ये बस 120 = हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, a = bq + r। तो b तो भाजक है, भाजक यहाँ कितना था 130, a का मान 420, q का मान 3, r का मान 30। पहला संबंध लिखा गया। फिर दूसरा संबंध लिखना है तो 130 बराबर लिखेंगे, क्या बोला, 130 बराबर 30 तो भाजक है, यानी कि b का मान ये हो गया, q ये हो गया और ये हो गया इसका r। सेम लास्ट वाले में लिखेंगे। लास्ट वाले में a का मान ये, b का मान ये, q का मान ये और r का मान 0, ठीक है ना। इस तरीके से आप इनका SCF ज्ञात कर सकते हो। सेम अब एक्सरसाइज के अंदर हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग इनको आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें निम्नलिखित संख्याओं का SCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। जैसे अभी ऊपर मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल करके दिखाया था, सेम आपको ही पहले तीनों पार्ट को करना है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6³ + 1 6³ + 3 और 6³ + 5 के रूप का होता है। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको एग्जांपल दिखा रहा था, वो एग्जांपल 4 का था। तो 4 से डिवीज़न करने पर रिमाइंडर आ रहे थे 0 1 2 3, और यहाँ पर 6 से जब डिवाइड करेंगे b = 6 रखकर, तो रिमाइंडर क्या क्या आएंगे, रिमाइंडर आएगा 0 आएगा शेष, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। लेकिन 0 2 और 4 आने पर a जो है सम संख्या हो जाएगी, तो इसलिए ये रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है। जो रिमाइंडर पॉसिबल है वो कौन कौन से हैं, 1 3 5, और जब आप वहाँ पर r की जगह पर इन्हें लिखोगे तो आपकी जो संख्या आएंगी वो यही आएंगी, 6³ + 1 6³ + 3 और 6³ + 5, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों में समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च कराना है, यानी कि दोनों में स्तंभ जो हैं समान होनी चाहिए, पंक्ति कितनी भी बन सकती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, 616 और 32 का मैसे ज्ञात करना है, ठीक है ना। और जो भी मैसे निकल कर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे करना हमें यूक्लिड के तरीके से होगा, तो 616 को आप कर लो 32 से भाग, ठीक है ना। जब आप 616 को भाग करोगे 32 के साथ में, तो पहले तो चलो एक बार भेजते हैं, 32 एकम 32, 32 में गए तो कितने बचे, 9 तो यहाँ रह जाएंगे 11 में से, और ये रह गया 5, 5 में से 3 गए तो 2, 6 बचा, 6 नीचे कॉपी कर लिया। अब जाएगा ये 9 बार, और 32 निम्मा कितना होता है, मेरे हिसाब से होता है 288। 288 में से गए तो बचे कितने, 8, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि जो पहला रिलेशन आएगा वो रिलेशन क्या लिखा जाएगा, पहला रिलेशन लिखा जाएगा 616 बराबर, पहला रिलेशन लिखा जाएगा 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8, ठीक है ना। अब की बार क्या करना है, 8 से भाग करना पड़ेगा 32 को, 8 से 32 को भाग करेंगे तो 8 चौक 32, ये तो कहानी ख़त्म हो गई, शेषफल 0 आ गया ना। तो इसका मतलब ये है कि 8 की पंक्तियां लगाकर वे लोग मार्च कर सकते हैं, ठीक है। सेम फोर्थ क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धन पूर्णांक का वर्ग 3m+1 और 3m के रूप का हो सकता है, ठीक है ना। तो आप करना इसको जैसे ऊपर मैंने कराया उसी तरीके से है। और नीचे वाला भी 5वां क्वेश्चन यही कह रहा है कि 9 वाला केस है, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है, यानी कि प्योर भाजक क्या लेना है, 6 की जगह 9, ठीक है बेटा। आप लोग यहाँ तक का काम करो, आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इसको ध्यान से समझना, कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।